नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मिस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 67। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के एई और जी एग्जाम के लिए हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एम रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोग को मिलता रहेगा। ओके, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। करना है क्या आप लोगों को, मेरे क्वेश्चन पे आने से पहले वीडियो को पॉज करना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वीडियो को लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वन क्वेश्चन की ओर। ये कुछ मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है। आई हैव डन बीटेक प्लस डिप्लोमा एंड सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम्स एंड मल्टीपल टाइम गेट क्वालिफाइड। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन फोर नंबर इज ग्रेटर देन 1 द टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, ये गारंटी लेता हूँ। ओके, अच्छा पहली बात करो, फ्रॉड नंबर क्या होता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में, बहुत ही कम लोगों ने आंसर किया उसका। क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स का रेशियो अंडर रूट में। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय अंडर रूट में जी एल। ये फॉर्मूला सुना है, आंसर सुना है। अच्छा, ये चीज़ यूज होती है जंप में, फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन का। तो क्या होता है, वाई टू डिवाइड बाई वाई वन बराबर होता है 1/2 मैथ में 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 8 एफ आर 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अच्छा, फ्रॉड नंबर अगर लेस देन 1 है तो उसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, सब क्रिटिकल फ्लो। चलो ठीक है। अच्छा, उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है कुछ इसका, इसका फ्लो का दूसरा कुछ नाम है। ये सब क्रिटिकल फ्लो है क्या, याद हो तो बताओ भाई, हमें तो याद नहीं है। क्या होता है। ओके, तो वो होता है, मैं बता ही देता हूँ आपको, वो होता है ट्रांक्विल फ्लो। अच्छा सर, अगर एक के बराबर है तो उसको क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, सीधी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, ये लगा लिखा क्रिटिकल फ्लो। अच्छा सर, अब फ्रॉड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल, सुपर, ये तो कॉमन है। सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल सबको याद होता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, शूटिंग फ्लो, शूटिंग फ्लो। अच्छा, तीसरा नाम और बता दो सर, इतना बता ही दे, तो तीसरा नाम और बता दो। तो तीसरा नाम भी देख लो भाई, टोरेंशियल फ्लो। और देखो कितना इंपॉर्टेंट डाटा है ये। आप यहाँ से जेई और एई एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% आएगा, ये देख लो। इतना डाटा मैंने आप लोगों को दे दिया है। फ्रॉड नंबर क्या होता है, रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसका हाइड्रोलिक जंप में क्या फॉर्मूला होता है, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल के लिए इनके अदर जो नेम है। एक नाम ये हुआ, एक, दो, तीन। ठीक है, तीन क्वेश्चन ये हो गए, चार, पाँच, छः। छः क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, तो ऐसे स्टडी करना सीखो। हाँ, मैं क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताता। हर एक स्लाइड में क्या होता है, मान लो कि मैंने जो फेलियर थ्योरी है तो में वो कभी एक लेक्चर कराया होगा। मान लो ये फर्स्ट डे है तो आज मैंने ये वाला टॉपिक कराया, तो मैं सारी थ्योरी लिख दूंगा। अब दूसरे तीसरे दिन अगर वो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ उसमें, तो वहाँ वो नहीं लिखता हूँ, फिर चौथे या पाँचवें दिन आता तब मैं उसको रिवाइज कराता हूँ दोबारा। तो हर बार हर एक क्वेश्चन की डिटेल में मैं बताऊँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में वो बता चुका हूँ। इसका रीजन ये रहता है। ओके, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, 25-25 मिनट की। और मैं ट्राई करता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर वो लेक्चर को कंप्लीट कर दूँ। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन 1 कह रहा है तो क्या होगा, सुपर क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, शूटिंग फ्लो हो सकता है, टोरेंशियल फ्लो हो सकता है, टोरेंशियल नहीं है, ट्रैंक्विल है। लेकिन ये सब क्रिटिकल का है, तो ये तो गलत हो गया। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two closely coiled helical spring A and B are equal in all respect, but the number of turns of spring A is half that of B, यानी NA हाफ है NB का, कह सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग A to B। ठीक है, अच्छा रेशियो नहीं बोलता, अगर ये भी बोल देता द डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग ए टू स्प्रिंग बी, तो इसका मतलब भी बच्चे रेशियो ही होता है। अच्छा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है 8W डी की पावर क्यू एन अपॉन डी की पावर 4 इंटू जी। अच्छा, सब चीज इक्वल है, सेम है, क्या सेम नहीं है एन, तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो मैं लिख सकता हूँ डेल 1 बाई डेल 2 इक्वल टू N1 बाई N2।
ओके, 1 को मैं ए मान रहा हूँ, 2 को मैं बी मान रहा हूँ, है ना। अच्छा, अब डिफ्लेक्शन ही पूछा है तो इसको मैं लिख दूंगा एन ए को 1/2 N2, इसको लिख दूंगा N2, N2 से N2 कैंसिल तो 1/2, यानी जो रेशियो आएगा del 1/del 2 यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग ए टू बी आएगा 1/2। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच साइज डायमीटर ऑफ थियोडोलाइट इज जनरली प्रेफर्ड फॉर ट्रायंगुलेशन वर्क। अच्छा देखो, साइज लिखा है किसका, थियोडोलाइट का। अब ब्रैकेट में डाया क्यों लिखा है, क्योंकि थियोडोलाइट का जो साइज है वो डाया के थ्रू ही हम लोग बताते हैं। अच्छा, अब जनरली बात करें तो होता है 8 से 12 सेंटीमीटर, लेकिन अगर ट्रायंगुलेशन वर्क की बात करें, अगर हम लोग ट्रायंगुलेशन वर्क की बात करें तो वो होता है 14 से 25 सेंटीमीटर। बच्चे लगाएंगे ये वाला बी वाला, बी सर, बी आंसर नहीं, गलत। ट्रायंगुलेशन के अलग होता, अगर बोलता विच साइज ऑफ थियोडोलाइट इज जनरली प्रेफर्ड और ये नहीं होता, इससे आगे वाला नहीं होता, तो आंसर बी होता, क्योंकि उसने बोल दिया है ट्रायंगुलेशन वर्क, तो उसके लिए आंसर चेंज हो गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और यही खूबसूरती है ए और जे एग्जाम्स में कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है तो डाटा भी चेंज हो जाता है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following method of computing area assumes that the short length of boundary between the ordinates are parabolic arches? ठीक। अच्छा, मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ट्रेपेजॉइडल के, तो वो क्या होता है, v बराबर t/2 a1 प्लस ए एन प्लस 2 इंटू रिमेनिंग जितने भी हैं। अच्छा, सिम्पसन का क्या होता है फॉर्मूला, d/3 a1 प्लस ए एन 4 इंटू ई1 प्लस 2 इंटू ऑड। ओके, अच्छा इसके लिए मिनिमम जो डाटा है वो 3 चाहिए होते हैं, यानी कि इसको ऑड नंबर में करा जाता है, ये बात हो गई। अच्छा, यही किसके लिए होता है, पैराबोलिक आर्चेस के लिए यूज होता है। तो इतना सारे का सारा डाटा क्या इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, ट्रेपेजॉइडल का दूसरा नाम क्या है, मेथड ऑफ एंड्स, ठीक है, एंड एरिया भी बोल सकते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ शाफ्ट इज सिमल्टेनियसली यानी कि लगातार सब्जेक्टेड टू टॉर्क t/2 एंड अ बेंडिंग मोमेंट 2m, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम shear स्ट्रेस। तो हम लोग जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, 32m/π/d³। बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बेटा इसको डायरेक्ट याद कर लो, है ना। जो बेंडिंग इक्वेशन है उसी से फॉर्मूला बन के आया, तो उसको डायरेक्ट याद कर लो। यही एग्जाम है आज के टाइम में कॉम्पिटिशन, कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। आप जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है उसको लिखोगे फिर फॉर्मूला ड्राइव करोगे, तो इतना टाइम नहीं है आज के टाइम पे, है ना, कॉम्पिटिशन टफ है, आपको सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ पे टाउ मैक्स का क्या होता है, 16t/πd³। ओके, अब इनका पूछ रहा है क्या, रेशियो। पहले क्या बोल रहा है इसने, बेंडिंग स्ट्रेस, तो इनका रेशियो लिखूंगा अगर मैं, तो πd³ कैंसर, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे लग रहे हैं, शाफ्ट एक शाफ्ट पे लग रहे हैं। ओके, 16 से गया 2, तो क्या बचा 2m/t बचा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 लिखा, मोमेंट कितना 2m, तो मोमेंट की 2m लिख दूंगा मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। टी की कितना t/2, तो t/2 लिख दूंगा, तो 4 इंटू 2m/t हो जाएगा ना, तो ये कितना आएगा 8m/t आएगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इधर है। अब यही क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है, 30 सेकंड में, यानी कि आपको सीधे फॉर्मूले ये पता होना चाहिए, ये डिवाइड करो, ये लेके आओ, इसको सीधे इसमें कन्वर्ट करो, आंसर लगाओ, 30 सेकंड के अंदर सारा खेल खत्म। लेकिन आप अगर आप लिखोगे मोमेंट इक्वेशन, सिंपल जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वो लिखोगे, टॉर्जन इक्वेशन वो लिखोगे, फिर वहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव करोगे, तो वो नहीं करना है। अगर वो करोगे तो बेटा वो उसको आपको 1 मिनट लग जाएगा, और इतने देर में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से, मिनिमम बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो प्रैक्टिस वाले बच्चे हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं 1 मिनट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा 10 सेकंड ऑप्शन को एनालाइज करने में, ठीक है। और कहीं कंफ्यूज हुआ तो 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगता है, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं लगता, क्योंकि जिसमें कंफ्यूजन होगा उसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। यानी 20 सेकंड के अंदर सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्रिटिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं डीओ डेफिसिट यानी कमी occurs in which one of the following zones of pollution of oxygen से curve in case of self purification of natural stream। देखो होता है क्या है, जो भी सीवेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं नदियों में बहा देते हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल प्योरिफिकेशन। ठीक है, अब होता क्या है देखो मैं बताता हूँ आप लोग, ऐसे बनता है डायग्राम हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन हुई तिरछी बन गई है, दिल पे मत लेना। ठीक है, अब ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे ऐसे भाई साहब ऐसे जाता है और ऐसे डुबकी मार के फिर से ऊपर आ जाता है ना, ऐसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट है, ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला। ओके, अब देखो दूसरा कलर का पेन लेते हैं। अब हुआ क्या, ये जो जोन होता है उसको बोलते हैं क्लियर वाटर। ठीक है, ये जो होता है यहाँ तक इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन वाला। ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्टिव डिकम्पोजिशन। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो होता है रिकवरी का, ये जो होता है क्लियर वाटर का। ओके, अब होता क्या है, जब हम लोग सीवेज मिलाते हैं तो जो डीओ है ये जो होता है, ये यहाँ पे जो काटता है एक ही लेवल होता है। ठीक है, ये पूरा एक ही लेवल होता है, ये जो आएगा ना ये यहाँ आएगा, एक ही लेवल होता है। ओके, ये 40% डीओ पे होता है। ये जो होता है ये लाइन ये 100% डीओ पे होती है, यानी पूरी नदी साफ है यहाँ तक। फिर क्या हुआ, जैसे सीवेज हमने मिलाया तो इसमें क्या डीओ ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, ये कमी होती गई, कमी होते होते तो क्या हुआ, यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी सीवेज था उसका डिकम्पोजिशन हो गया, वो पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे क्या मछलियाँ मर जाएंगी। तो एक क्वेश्चन ये बचता है कि एक्टिव डिकम्पोजिशन में मछलियाँ मर जाती हैं। पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी और जोन फिशेस कांट सर्वाइव, तो वो होता है एक्टिव डिकम्पोजिशन। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, मछली को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम डीओ कितनी होनी चाहिए, 4.2 ppm मिनिमम डीओ रिक्वायर्ड है मछलियों के सर्वाइवल के लिए, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन को देखो, क्रिटिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन डिफिसिट अगर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन। क्रिटिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन डिफिसिट यानी कि कहाँ पर डीओ की जो कमी है वो इतनी क्रिटिकल हो जाती है। क्रिटिकल कहाँ हो जाती है, जहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, सर्वाइव कहाँ नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। कहाँ पे होगी, एक्टिव डिकम्पोजिशन में, इसी जोन में तो मछलियाँ मर जाती हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, जोन ऑफ क्लियर वाटर। तो एक तो ये हो गया क्लियर वाटर, एक ये हो गया, यहाँ तो मछलियाँ मस्त रहेंगी तो ये नहीं होगा। जोन ऑफ डिग्रेडेशन, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ 40% से ऊपर है ये, तो यहाँ मछलियाँ सर्वाइव कर जाती है, तो ये भी नहीं होगा। जोन ऑफ रिकवरी, तो रिकवरी और डिग्रेडेशन दोनों का सेम फंडा है, दोनों में 40% से ऊपर रहता है, तो इसमें भी नहीं होगा। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन एक ऐसा पार्ट है या फिर जोन है जहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी है वो इतनी हो जाती है कि वो 0 तक भी पहुँच सकती है, वहाँ पे मछलियाँ मर जाती हैं। तभी देखा हो बहुत से तालाबों में मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग बार क्या करते हैं, अपना जो सीवेज वो बहाते जाते हैं। भाई मान लो ये तालाब है, अब यहाँ पे उस पहले का तो हो नहीं पाया क्लियर, पहले की ड्यूट तो डेवलप हो नहीं पाएगी, उन्हें और सीवेज और आगे और एरिया से, तो वहाँ क्या है डीओ यहाँ तक पहुँच जाता है, ये कर्व यहाँ तक आ जाता है, डीओ 0 हो जाती है लगभग और मछलियाँ मर जाती हैं। यही उसका कारण है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 4.2 ppm, ये भी याद रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए से रखा है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले रहेंगे। पहली बात तो ये, अब ऐसे क्वेश्चन को लॉजिक के थ्रू सॉल्व करना है। कैसे, लॉजिक कैसा, टेक्निकल लॉजिक, हवा में तुक्के नहीं मारने हैं, है ना। अब देखो जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही आपको सोचना है, जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं होगा कि टेक्निकल के 100 क्वेश्चन है एसएससी जेईई में तो आपको 100 के 100 आएंगे, 100 में से 50 आएंगे ऐसे, 50 ऐसे होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे आपको सीधे आंसर पता होंगे, 20 ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हो जाएगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे जो हैं 30 वो ऐसे होंगे जिसमें आपको पता ही नहीं होगा ये भाई कहाँ से आ गया, लेकिन उन 30 को भी आपको करना है। कैसे करना है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, अभी इसको देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, फॉल्स, नॉट करेक्ट, सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और मेरे लेक्चर्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। विद रिगार्ड टू हाई वॉल्यूम फ्लाई एश कंक्रीट, अब मुझे ये नहीं पता हाई वॉल्यूम फ्लाई एश क्या है, हाई वॉल्यूम क्या है। ये फ्लाई एश मुझे पता है एक सीमेंट होता है, ये लॉजिक हुआ मेरा सीमेंट। अच्छा, फ्लाई एश सीमेंट से जो कंक्रीट बना होगा उसे फ्लाई एश सीमेंट कंक्रीट रहेंगे, कॉमन सेंस है। ठीक है सर, इतना तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन हाई वॉल्यूम का मतलब मुझे नहीं आया करेक्ट में कि वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, क्या इसका लॉजिक है ये मुझे नहीं आया। लेकिन इतना समझ में आ गया कि फ्लाई एश की बात कर रहा है, जो कि एक सीमेंट का टाइप होता है। फ्लाई एश क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो पावर प्लांट होते हैं जो कोल से चलते हैं, तो कोल की जो राख बचती है जलने के बाद, जो एक होती है जो नीचे सेटल हो जाती है, एक हवा में उड़ती है, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। अगर आप लोगों ने कोल पावर प्लांट देखे होंगे वहाँ पे, तो उसी को सीमेंट में यूज करा जाता है 10 से 25% कह रहा हूँ। चलो, अच्छा इसकी जो कैसे काम करता है ये मुझे पता है, फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टीज, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा, है ना। ऑप्शन ए देखते हैं, HVFA is to be cured effectively and for shorter duration than ordinary concrete। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे ये पता है भाई साहब कि जो फ्लाई ऐश है उसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ स्लो होती है एज कंपेयर टू OPC, ये मुझे पता है। अच्छा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ कम होगी तो मैं उसको ज़्यादा टाइम तक के लिए शटरिंग करूंगा, ज़्यादा टाइम तक के लिए क्यूरिंग करूंगा, सीधी बात तो ये है ना। तो मुझे डाउट हो रहा है ऑप्शन नंबर ए पे, डाउट है, कंफर्म नहीं है, डाउट है। डी को देखते हैं, एज द वाटर कंटेंट इज लो इन हाई वॉल्यूम फ्लाइज द ब्लीडिंग इज वेरी लो एंड ऑफन नेग्लिजिबल। अब इसकी तो बात ही नहीं है ना हाई फ्लाइज वॉल्यूम की, सीधी बात है, वाटर कंटेंट कम होगा तो ब्लीडिंग कम होगी, ये तो कह रहा है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो ये तो सही है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है जो गलत है, नॉट ट्रू, है ना। सी को देखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ HVFA कंक्रीट आर लार्जली डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीमेंट एंड फ्लाई ऐश। हाँ भाई, भाई जैसा सीमेंट होगा और जिस टाइप का फ्लाई ऐश उसमें डालेंगे उसी पे तो उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, क्योंकि सीमेंट ही हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। तो बात ये भी सही है। डी को देखते हैं, HVFA concrete should be properly protected from premature drying by proper covering the surface। ये वाला थोड़ा डाउट रहा। HVFA concrete should be properly protected from premature drying by proper covering the surface। तो ऐसा भी हो सकता है। अब ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका क्यूरिंग से, ढक देते हैं ना जिससे वो सूख ना जाए, है ना। तो ये भी सही है वैसा। अच्छा, गलत कौन सा हुआ? गलत हुआ ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि मुझे पता है फ्लाई एश कंक्रीट की रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो कंपेयर टू OPC प्रैक्टिकली कम होती है, थ्योरेटिकली भी कम होती है, प्रैक्टिकली भी कम होती है ना। तो इस तरह आपको ऐसे क्वेश्चन को चूज करना है, और थोड़ा रिस्की रहेगा। रिस्की इस वजह से रहेगा कि बचे हुए 3 ऑप्शन के बारे में आपको 100% जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कहोगे कि ये तीनों तो सही हैं लेकिन और यही गलत है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन रिस्क रहेगा, कितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना आपको पता है, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। चलो, लेकिन कंपटीशन इतना आया है कि आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। 50-50 होता है ना, 50-50 ए और बी में जो डाउट होता है तो वहाँ तो चलता है, लेकिन वहाँ है कि आपको पता ही नहीं कुछ, अतः पता ही नहीं है, तो वहाँ तो ऐसा मत करना, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। अगर आप लोगों ने कभी ऑफसेट का प्रैक्टिकल किया है, तो मान लो ये मेरी चेंज आ रही है और मुझे यहाँ पे ऑफसेट लेना है, तो मैंने सीधा फटाक से ये मेजरमेंट लिया और ये ऑफसेट डाल दिया। अब दूसरा केस हुआ कि मैं और आगे चला, अब मुझे क्या, ये तो हुआ परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, अब मुझे क्या यहाँ पे कोई चीज़ है उसका ऑफसेट लेना है। अब जी यहाँ से लूँगा मैं तो ऑब्लिक हो गया, है ना। तो 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो डिस्टेंस, दूसरा एंगल। भाई साहब हम लोग चेन सर्वे में एंगल यूज नहीं करते, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से भी डिस्टेंस, तभी तो मैं शीट पे क्या करूँगा, यहाँ से ये डिस्टेंस होगी इतना चाप मारूंगा, यहाँ से डिस्टेंस होगी इतना चाप मारूंगा, जहाँ पे क्रॉस करके जो पॉइंट मिलेगा वो उसकी पोजीशन होगी। तो यहाँ पे कम से कम 2 डाटा तो चाहिए, यहाँ पे 1 डाटा चाहिए, तो लेस मेजरमेंट किस में है,
परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन अ सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड मोर देन बाय 5%, 5% से ज्यादा हो जाता है सैंक्शन एस्टिमेट, तो क्या बोलते हैं उसको? अप्रोक्स नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री होता कुछ एडिशनल वर्क करते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। रिवाइज्ड एस्टिमेट, तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय, एक होता है लेट, एक होता है बट, है ना। तो बट वेल्ड को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, बता भाई, क्या इसका नॉमिनेशन है, कैसे हम लोग बताते हैं किस टाइप का वेल्ड है। इफेक्टिव थ्रू थिकनेस हम लोग जानते हैं टीई क्या होता है, 5/8 टी मिनिमम, जानते हैं ना। चलो तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था। और एक चीज मैं गौर कर रहा हूँ लगातार कि बच्चे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहे, मत बताओ भाई, ये आपके ऊपर है। ये दिक्कतें आप लोगों को आने वाले टाइम में होंगी कि जो क्वेश्चन मैं रखता हूँ वो अच्छे खासे होते हैं, एग्जाम में जब आपको देखने को मिलेंगे, हाँ अगर मैंने ये सॉल्व कर लिया होता, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया होता, तो मैं एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता। क्योंकि जहाँ पे आप अटक रहे हो ना, जहाँ पे आप लोग अटक रहे हो वहीं पे आपको मेहनत करनी है। और जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, वो तो एग्जाम में भी बन जाएगा। जो यहाँ नहीं बन रहा वो एग्जाम में भी नहीं बनेगा, और उसी के लिए आपको मेहनत करनी है। वहीं जो क्वेश्चन होते हैं आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये गारंटी मेरी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट यानी कि सिग्मा 3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, सीधे बात तो ये है। ऑन अ सैचुरेटेड क्ले, क्ले का मतलब सी की वैल्यू होगी अपनी 0। द अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू बी 6 टन पर मीटर स्क्वायर। अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ की बात कर देता है तो क्या होती है अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ, तो सिग्मा 1 बार जो होता है वो होता है सिग्मा 3 बार 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2, होता है या नहीं होता है। अच्छा इसमें अगर क्ले की बात कर रहा है, सॉरी इसमें क्ले की बात कर रहा है ना, तो सी तो 0 नहीं होगा, 5 0 होगा, है ना, 5 0 होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सिग्मा 3 0 है ही। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सिग्मा 1 बार बराबर 2c, ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है ना। अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो शेयर स्ट्रेंथ जो क्ले की होती है, क्ले की होती है, टाउ बराबर क्या होता है सिग्मा प्लस सिग्मा एन बार 10 फाइव, क्योंकि क्ले के केस में फाइव की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो टाउ बराबर ही सी होता है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये जो है वो सी की बात कर रहा है, सर सी इतना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ अ सैंपल ऑफ द सेम सॉइल, सॉइल कौन सी है भाई हमारी, सेम है, यानी क्ले की बात कर रहा है। इट इज टेस्टेड इन अनड्रेन कंडीशन, ठीक है, या अनकन्फाइंड था या अनड्रेन कंडीशन है, इन अ ट्राइक्सल कंप्रेशन एट अ सेल प्रेशर ऑफ 20 टन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेल प्रेशर 0 था, लेकिन यहाँ पे सेल प्रेशर कितना है 20 है। देन द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर विल बी, यानी सिग्मा 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर से फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, सिग्मा 1 बार बराबर सिग्मा 3 बार, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरी की, है ना, प्लस रहेगा 2c, ठीक है। सिग्मा 1 बार बराबर सिग्मा 3 बार प्लस 2c, सिग्मा 3 बार कितना देखा है, अगर कोई अनड्रेन की बात कर रहा है तो टोटल निकलेगी, है ना, टोटल लिखेंगे, है ना, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस 2c। ओके, सिग्मा 3 कितना 20, 2c कितना रहेगा अपना 6, तो 6 तो नहीं 12 और 20 32, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, 32 टन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और यही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एसएससी जेई में, क्योंकि एसएससी जेई भी न्यूमेरिकल पूछने लग गया है अब, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने आपको जितने भी फेलियर थ्योरी हैं उन सभी के नाम, उन सभी के साइंटिस्ट के नाम और उनके जो शेप्स हैं सब बता दिए, और तभी मैंने ये क्वेश्चन रखा, आप देखता हूँ कितने बच्चे इसको राइट बताते हैं और कितने रॉन्ग। अगर लेक्चर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये लेक्चर्स आसानी से पहुंच सके। ओके, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। और ये भी बताइए कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा है ना।